हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हम संपत्ति अधिनियम में चैप्टर 4 के अंतर्गत बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो जहाँ पे ये बताया गया आपको धारा 60 से लेकर 66 तक में, जिसमें हमने 60 से लेकर 62 तक के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उसको हमने कवर कर लिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 64 तक के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन 63 वो क्या बात करता है, बंधक संपत्ति अनुवृद्धि। अनुवृद्धि का मतलब क्या है, कुछ एडिशन हो जाता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर उसका जो भी अधिकार होगा किसका होगा, यहाँ पे बताया गया सेक्शन 63 में। तो जहाँ की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक चालू रहने के दौरान होती है। अर्थात जब बंधक चालू है, ठीक है ना, बंधक चल रहा है, बंधक का समय चल रहा है अभी, ठीक है ना, उसी समय पे क्या हो जाता है, जो बंधक संपत्ति में है उसमें कुछ ऐड हो जाता है, अनुवृद्धि हो जाती है। तो वहाँ पर तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, यदि वहाँ पे जो कौन उन दोनों के बीच में, बंधककर्ता और बंधकदार के बीच में, दोनों में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि ऐसा यदि कोई एडिशन होता है तो वहाँ पर किसका अधिकार होगा, तब मोचन किए जाने पर, अर्थात जब वो बंधककर्ता अपनी संपत्ति वापस लेता है, ठीक है ना, मोचन करता है, तो बंधकदार के विरुद्ध बंधककर्ता ऐसी अनुवृत्ति का अधिकार होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब मान लीजिए एडिशन होता है कुछ ऐसे बंधक चालू रहने के दौरान उस संपत्ति बंधक संपत्ति में, और तो जब मोचित किया जाता है संपत्ति, उसमें हकदार कौन होगा, बंधक करता होगा। और यदि उस संपत्ति को नाश या संपहरण से परिरक्षित करने के लिए बंधकदार ने खर्चा करके ऐसी अनुवृद्धि अर्जित किया है, तो वह बंधक करता उसे का दायित्व है कि ऐसे खर्चे को उसी दर से जो मूलधन पर देय है, या जहाँ कोई ऐसी दर नियत नहीं है वहाँ 9% वार्षिक की दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़ दें। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नेचुरली मान लीजिए ए ने क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी को बी के पास कब बंधक रखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि इसमें यदि जो भी एडिशन होता है कुछ कुछ जुड़ जाता है। मान लीजिए जो प्रॉपर्टी थी वो नदी के किनारे थी, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे नदी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नदी का पानी यहाँ से कम हो गया, तो इसमें कुछ लैंड इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लैंड ऐड हो जाती है, तो यदि इन दोनों के बीच कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये जो लैंड है वो इसका हकदार कौन होगा, ए होगा। अर्थात जो बंधक करता है उसको इस प्रॉपर्टी पे क्या होगा, हक मिल जाएगा, अर्थात उसका अधिकार होगा उस प्रॉपर्टी को लेने का। ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए जो बी है, इसने प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा ऐड किया है, ठीक है ना, अर्थात जो मशीनरी, मान लीजिए इसके अंदर कुछ मशीनरी लगी थी इसमें। अब यहाँ पे जो मशीनरी ख़राब ना हो, इसलिए बी ने क्या किया था, अपने खर्चे पर कुछ इसमें रिपेयरिंग वगैरह करवा दी, कुछ ऐड करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इसके खर्चे होंगे वो कौन देगा, ए देगा इसको, ताकि इसने क्या किया है बी ने, क्योंकि इसी जो इसमें मशीनरी लगी हुई थी वो ख़राब ना हो, उसको हरास से बचाने के लिए, नाश से बचाने के लिए, ठीक है ना, परिरक्षित करने के लिए इसने क्या किया है, कुछ अपनी खर्चे लगाकर उसको सही रखा है, ठीक है ना, ताकि वो ख़राब ना हो। तो ए क्या करेगा, उसको वापस उसका खर्चा देगा मोचित कराने के समय पर, और उस जो भी मूलधन है उसमें अलग से जोड़ा जाएगा और उसका ब्याज भी दिया जाएगा। अब ब्याज कौन सी दर पे होगा, ब्याज 9% वार्षिक दर की ब्याज होगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो मूलधन है उस पर कोई ऐसा ब्याज दिया जा रहा है किसी रेट पर, तो उस रेट पर दिया जाएगा ब्याज, या फिर यदि ऐसा कोई रेट निर्धारित नहीं है तो 9% वार्षिक दर से क्या कर दिया जाएगा, मूलधन में जोड़ दिया जाएगा ब्याज। ये है आपका सेक्शन 63, ठीक है ना, जहाँ पे नेचुरली कुछ ऐसा ऐड हो रहा है, या फिर बंधकदार क्या कर रहा है, अपनी उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसमें कुछ अपने खर्चे से कुछ जोड़ देता है। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 63। अब यहाँ पर क्या है, सेक्शन 63A, कि जहाँ की बंधकदार के कब्जे में बंधक संपत्ति अभिवृद्धि चालू रहने के दौरान हो जाती है, अर्थात इसमें कुछ ऐसा जोड़ दिया जाता है, अभिवृद्धि कर दी जाती है, वहाँ तत्प्रकुल संविदा ना हो तो बंधककर्ता उस अभिवृद्धि का हकदार होगा। ठीक है ना। तो बंधककर्ता उसका जो भी अभिवृद्धि की गई है उस बंधक संपत्ति पर उसका हकदार होगा।
ठीक है ना। और उपधारा 2 में उपबंधित मामलों को छोड़कर उसका खर्चा देने का दायी ना होगा। अर्थात यदि उपधारा 2 में जो भी ऐसी अभिवृद्धि की गई है उसमें खर्चा तो दिया जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे खर्चा नहीं दिया जाएगा उसका। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, जिसे ए ने क्या किया था, बी को बंधक रख दिया। अब इस प्रॉपर्टी पे बी ने क्या किया है, एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है ना, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, कंस्ट्रक्शन इसमें हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर जो बी ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है तो इसमें क्या करेगा, ये जो है इसका हकदार होगा। क्यों? क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी थी, इस पे बी ने क्या किया है, अलग से कुछ ऐसा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। या फिर मान लीजिए जो इसके प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, जो प्रॉपर्टी थी उसमें गेहूं का जो फसल थी उसको लगा दिया, किसने, बी ने। तो यहाँ पे क्या है कि जो बी है और यहाँ पे ए है, इस चीज़ की प्रॉपर्टी है, तो बी क्या करेगा, यहाँ पे इसने गेहूं का फसल लगाया है तो बी उसका हकदार होगा। लेकिन यहाँ पे यदि जब मोचित किया जाता है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे बी को यह अधिकार होगा कि जो भी ये फसल है उसको वापस ले सकता है या फिर ए को दे सकता है, और जो भी खर्चे होंगे वो कौन देगा, बी को देगा, कौन, ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे खर्चे देने के बाद हकदार कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये बताता है आपको सेक्शन 63 है, अर्थात इसमें कुछ अलग से कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है बंधकदार के द्वारा, और उसमें नेचुरली कुछ हो जा रहा था, ठीक है ना, सेक्शन 63 में। तो यह आपका अभिवृद्धि और अनुवृद्धि बंधक संपत्ति में है, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन 64, सेक्शन 64 क्या बात करता है कि बंधकित पट्टे का नवीनीकरण। अर्थात जैसे ए ने क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी को बी को बंधक रखा था, लेकिन ए ने बंधक रखने से पहले इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, पट्टे पर दे दिया किसी को, जैसे सी को इसने पट्टे पर दे दिया था। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए बंधक चालू रहने के दौरान जो बंधक है वो पट्टा है वो समाप्त हो जाता है, तब यहाँ पे जो पट्टा समाप्त हुआ है, अब बी को ये अधिकार होगा कि वो क्या कर सकता है, उस पट्टे को रिन्यूएबल कर सकता है। जब रिन्यूएबल प्राप्त करता है, ठीक है, तो वहाँ पर यह बंधककर्ता का अधिकार होगा कि यदि प्रतिकूल यदि संविदा नहीं है, ठीक है ना, यदि संविदा उन दोनों के बीच में नहीं है, तो यहाँ पर जो नवीन पट्टे का फायदा है उसे कौन मोचन कराने पर किसे मिलेगा, ए को मिलेगा, अर्थात जो बंधक करता है। तो ये कहलाता है आपका बंधकित पट्टे का नवीनीकरण। अर्थात यदि पट्टे के बीच में, अर्थात बंधक के दौरान, अर्थात बीच में ही यदि जो बंधकदार है वो नवीन पट्टा करता है, ठीक है ना, नए पट्टे को करता है, वो अनुमति देता है पट्टे के लिए, तो वहाँ पर यदि जो पट्टा है उसका फायदा मोचन कराने पर किसको मिलेगा, बंधककर्ता को मिलेगा। ये बताया गया है आपका सेक्शन 64 में, ठीक है ना। यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मान लीजिए इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये नवीन पट्टा करेगा जो बंधकदार है तो किसको मिलेगा, बंधकदार को मिलेगा मोचन कराने पर भी। तो यहाँ पर इसको किसको मिलेगा, बी को। यदि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उन दोनों के बीच, तब फिर बंधककर्ता को वहाँ पर नवीन पट्टे का फायदा मिलेगा। कब, मोचन कराने पर, यदि मोचन कराने में हकदार हो गया बंधककर्ता तब, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा कि अनुवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि क्या होती है, ठीक है ना, पट्टे का नवीनीकरण क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डिजिटलाइजेशन सर।